हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश एट फिंगर टिप्स। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन आंसर्स। चलो देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द ऑथर से दैट हिज ग्रैंडमदर लुक्ड लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। ऑथर क्यों अपने ग्रैंडमदर को पहाड़ियों में सर्दियों के एक दृश्य के साथ कंपेयर कर रहा है। देख लेते हैं आंसर क्या है। The author's grandmother hobbled about the house in spotless white dress, and due to old age, her hairs had turned silver. Thus, the appearance of the grandmother made her look like the winter landscape in the mountains. तो ऑथर के जो दादी थे वो सफेद कपड़े पहनते थे और क्योंकि वो बुढ़ी हो गई थी उनके बाल भी सिल्वर कलर के हो गए थे और सर्दियों में पहाड़ों में भी बर्फ पड़ता है तो पूरा जगह सफेद हो जाता है। तो इसीलिए पोएट अपने ग्रैंडमदर को पहाड़ियों में सर्दियों का एक दृश्य से कंपेयर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, दैट थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। व्हाट वाज द थॉट एंड व्हाई वाज इट रिवॉल्टिंग। तो वो कौन सा सोच था जो विरोध करने लायक था और वो क्यों विरोध करने लायक था। तो आंसर क्या है। The thought of the narrator's grandmother being young and pretty was almost revolting. She was so old that it was hard to believe that she had once been young and had played games like children. तो नैरेटर के लिए यह मान लेना बहुत ही मुश्किल था कि उनके दादी भी कभी जवान थी और कभी सुंदर भी दिखती थी। वो इतनी बुढ़ी हो गई थी कि वो भी कभी जवान थी और कभी बच्चों की तरह खेलती थी। यह विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था। क्वेश्चन नंबर 3, what was the turning point in the relationship of the narrator and the grandmother? Answer. The turning point in the relationship of the narrator and the grandmother was when the narrator's parents sent for the narrator and his grandmother to get settled in the city. Their friendship was no longer the same as it used to be. तो टर्निंग पॉइंट कौन सा था। टर्निंग पॉइंट वो था जब लेखक के पेरेंट्स लेखक के दादी और लेखक को शहर में आने के लिए बोला। शहर में आते ही लेखक अपने दादी से दूर जाने लगे। क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन द 3 phases of the author's relationship with his grandmother before he left to study abroad. Answer. The first phase refers to the time when the narrator lived with his grandmother in the village and they were very close to each other. In the second phase, they moved to the city and the narrator started going to school in a school bus, while the grandmother kept herself busy by spinning the wheel and feeding the sparrows. In the third phase, the narrator joined the university. लेखक और उनके दादी के रिश्ते को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग वो था जब वो दोनों गांव में एक साथ रहते थे और वो लोग एक दूसरे के बहुत ही करीब था। सेकेंड फेज वो था जब वो लोग शहर में आए और लेखक स्कूल बस में स्कूल जाने लगा और दादी क्या करती थी। दादी घर में बैठ के चक्की पीसती थी और पंछियों को खिलाती थी। और थर्ड फेज वो था जब नरेटर यूनिवर्सिटी जाने लगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई वाज द ग्रैंडमदर अनहैप्पी विद द थिंग्स टॉट इन द सिटी स्कूल। व्हाट वर द ग्रैंडमदर्स व्यूज अबाउट लर्निंग म्यूजिक। तो शहर के स्कूलों में जो सिखाया जाता था उससे दादी नाखुश क्यों थी और वो संगीत के बारे में क्या सोचते थे। आंसर देख लेते हैं। The grandmother was unhappy with the things taught in the city school as there was no teaching about God and the scriptures. तो दादी स्कूल के पढ़ाए जाने वाले चीजों से नाखुश थे क्योंकि उनमें भगवान के बारे में कुछ भी नहीं था। The grandmother thought that music was not meant for gentle people as it was the monopoly of harlots and beggars. दादी सोचती थी कि संगीत शरीफ लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ भीख मांगने वाले ही गाना गाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन द ऑड वे इन व्हिच द ऑथर्स ग्रैंडमदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड। तो चलो देख लेते हैं दादी ने क्या किया था मरने से ठीक पहले। Answer. On the evening before her death, the author's grandmother collected the women from the neighborhood and started singing. She started beating an old drum for hours and even stopped praying. The next morning when she fell ill, she declared that her end was near. She refused to talk to anyone and spent the last hours of her life praying and telling her beads. दादी जिस दिन मर गए थे उसके पहले वाले दिन शाम को दादी ने क्या किया। दादी ने पड़ोस की औरतों को बुलाया और गाने लगा। वो बहुत देर तक एक पुराना ढोल लेके उसको पीटता रहा और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो भगवान के नाम जपना भी बंद कर दिए थे
उसके अगले वाले दिन सुबह उनका तबीयत बहुत ही खराब हो गया और वो सबको बताया कि वो अब मरने वाली है। वो किसी से बात करना बंद कर दिए और वो अपने जीवन का आखिरी कुछ क्षण भगवान के नाम जपते रहे। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर ग्रीफ व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड? तो पंछियों ने अपना दुख कैसे बयां किया जब लेखक के दादी मर गए थे? आंसर, the sparrows came and sat beside the lifeless body of the grandmother. They did not make any sound. The author's mother gave them breadcrumbs, but they did not even look at the food. When her dead body was taken away for the last rites, the sparrows flew away silently. तो जिन पंछियों को दादी खिलाती थी वो दादी के मर जाने के बाद लेखक के घर पे आया और दादी के पास बैठे रहे। उनमें से किसी ने भी कोई भी आवाजें नहीं की। जब लेखक के मम्मी उन्हें खाने को दिया वो खाने की तरफ देखा भी नहीं। जब दादी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया तब एक एक करके सारे पंछी बिना कोई आवाज किए उड़ गए। तो ये रहा आज का वीडियो। इस चैप्टर का समरी मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका था। वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए और आपको उसका लिंक मिल जाएगा। यह वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।